Good morning students. This is the first class of class 12th chemistry और आज मैं आपको केमिस्ट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। इस लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग जितना ऑनलाइन बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। क्लास 12th में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये प्रॉपरली डिवाइडेड है और तीनों का अपना एक प्रॉपर रोल है कि आप किस टॉपिक से कितना पढ़ते हो तो कितने नंबर के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, इन तीनों का इक्वल वेटेज बना के हमें आगे पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स में इस फिजिकल केमिस्ट्री से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट 19 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इससे 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो क्या है? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 19 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करता है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें यह है कि सबसे पहले पी ब्लॉक, दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा मेटलर्जी और चौथा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाएंगे। ये 4 चैप्टर को कंसिस्ट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स का होगा और इस 28 मार्क्स में हमारे पास पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, थर्ड इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हमारे पास अमाइंस आ जाएगा, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर मैं बात करूं लास्ट के 3 चैप्टर्स की, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। लेकिन हाँ, अगर ऊपर के 4 चैप्टर्स की बात करूं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन विच इज अमाइन, ठीक है, तो उसमें आपको सिक्वेंशियल मेहनत करनी होती है। अगर आप सोचो कि आप पहले अमाइंस पढ़ लेते हैं, अमाइंस पढ़ने के बाद फिर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ते हैं, फिर अल्कोहल पढ़ते हैं, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब हमें कन्वर्जन करना होता है तो फिर कन्वर्जन में हमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, बट अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बोलूँ सॉलिड स्टेट बाद में पढ़ते हैं, पहले सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन छोड़ते हैं, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो हम पढ़ सकते हैं, बट ऑर्गेनिक में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक में हमें एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, हम एक रिएक्शन को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं और फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे पहला चैप्टर सोल्यूशन से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और सोल्यूशन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है सोल्यूशन? व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन बेटा 2 चीज़ों से बना होता है। ठीक है, जिसमें एक फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज सॉल्वेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्यूट। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, एक क्या है? सॉल्वेंट है और एक क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना है, एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से। ठीक है, एंड सॉल्वेंट इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड सॉल्यूट इज द सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, पहला कंपोनेंट हमारे पास जो सॉल्यूशन का होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अब आप कैसे पहचानोगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे होते हैं उनके दिमाग में होता है कि जो जिसमें घुलता है वो, ठीक है, ऐसा कुछ घुलने उलने से रिलेशन नहीं है। आपको सिंपली समझना है कि अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ मेरे पास शुगर है और वाटर है,
ठीक है, शुगर को आपने वाटर में मिलाया तो सोल्यूशन बना, शुगर का सोल्यूशन बन गया। इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो बच्चा बोलेगा कि सर शुगर जो है वो सॉलिड था, उसको मैंने पानी में घोल दिया और वो क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये बोला कि बेटा मेरे पास क्या है? मेरे पास अल्कोहल है और मेरे पास वाटर है। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में सरकार ये बहुत अवेलेबल करा रही है। ठीक है, उसने लिया, पानी मिलाया और सोल्यूशन बना दिया। अब बताइए भाई कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा सर दोनों लिक्विड है। तो दोनों लिक्विड है तो कौन किसमें ज्यादा सॉल्युबल है? अब यहां पर बात आती है कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा और कौन सा कंपोनेंट सोल्यूट होगा। ठीक है, द कंपोनेंट विच इज इन हायर अमाउंट, ठीक है, जो हायर अमाउंट में होगा या जिसका मोल ज्यादा होगा वो क्या है? सॉल्वेंट होगा। एंड विच इज इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। तो अगर मैंने बोला कि मैंने 10 ml अल्कोहल को किस में मिला दिया? 10 ml अल्कोहल को 90 ml वाटर में मिला के 100 ml का सोल्यूशन बना लिया, तो दिस 10 ml अल्कोहल इज इन लेसर अमाउंट देन दिस इज सोल्यूट, ऑल्दो दिस इज लिक्विड, नो मैटर्स। ठीक है, बट ये क्या है? सोल्यूट हो गया एंड दिस इज द सॉल्वेंट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन मैंने बोला कि मैंने 90 ml क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया एंड 10 ml इज वाटर। ठीक है, विच इज सोल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट? द अल्कोहल इज इन हायर अमाउंट। ठीक है, हायर अमाउंट में है, दिस इज द सॉल्वेंट एंड दिस 10 ml इज सोल्यूट। दिस आल्सो मेक द 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है? मींस सोल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा, और जो हायर अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन? The first characteristic of solution is a solution is a single phase system। जो solution होगा वो हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम होगा। जैसे कि ग्लूकोज को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अब फेज क्या हो गया? सिंगल हो गया। अब उसमें ग्लूकोज और वाटर के पार्टिकल को आप अलग अलग नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। तो फर्स्ट इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सेकेंड पॉइंट इज अ सोल्यूशन डज नॉट अलाउ, a solution does not allow beam of light to scatter and the particles of solute in solution cannot be seen by naked eye. It means it's a homogeneous. Okay, आपने solute को solvent में मिला दिया और वो एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें आप naked eye से किसी भी solute या solvent के particles को देख नहीं पा रहे हैं। And the third characteristic is a solution is stable and the solute from the solution cannot be separated by filtration method। ठीक है, मींस आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब आप उसको फिल्टर करके सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूशन हमारे पास कितने तरह का हो सकता है, तो बेटा सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप्स का है। ठीक है, 3 टाइप्स का सॉल्यूशन हमारे पास है। First solution is binary solution। Binary solution। The first solution is binary solution। The second solution is aqueous solution। ठीक है, and the third solution is non-aqueous solution। Non-aqueous solution। ठीक है, the binary solution क्या होगा? salt solution। Salt solution is the binary solution। ठीक है, aqueous solution जब आपने इथेनॉल को वाटर में मिला दिया, the solution of ethanol in water is the aqueous solution। ठीक है, and non aqueous solution iodine in ethanol या अल्कोहल बोल सकते हैं,
आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। तो आयोडीन को अल्कोहल में मिला दिया, उसमें पानी तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। When we are talking about the types of solution, what is the types of solution? Solution का क्या types होगा? तो बेटा types of solution में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग phases देखेंगे पहले। एक solution हमारे पास आएगा which is gaseous solution, दूसरा solution आएगा gaseous solution, दूसरा आएगा liquid solution, and the third one is solid solution, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट फेज है which is gaseous, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा which is gaseous solution, like gas solution, liquid gas solution, solid gas solution. When we are talking about the liquid solution, there is gas, liquid solution, liquid solution, and solid and liquid solution, ठीक है। Next third is solid solution. When we are talking about the solid solution, there are also three types. First is the gas solid solution, liquid solid solution, solid solution, ठीक है। बेटा ये तो सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा चीजें समझानी थी, वो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर हमें सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो हम सोल्यूशन चैप्टर तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक कि हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म? बेटा आपने क्लास 11th में सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा और उसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रखा है, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास दो तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा व्हिच इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड व्हिच इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं और हमारे पास अमाउंट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या पढ़ना शुरू करते हैं। अब लोग स्टार्ट करते हैं मोल। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय n। व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल? मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन molecular mass of substance, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस को मैंने बोला W and the molecular mass of substance is m. Then the mole n is equal to W by m. This is the mole, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं if the mass of substance is equal to the molecular mass, means आपने यहाँ पर जो वैल्यू ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर जो वैल्यू लिया W is equal to m, ठीक है। If W is equal to m, then mole is equal to 1, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि what is 1 mole, एक मोल क्या होता है? तो एक मोल क्या होता है, आपने किसी भी सब्सटेंस के मास को मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में ले लिया, ठीक है, तो वो एक मोल हो जाएगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बेटा मेरे पास है NaCl, ठीक है, और एक मोल NaCl की बात हमको करना है। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास 23 + 35.5 which is equal to 58.5, ठीक है। अब ये 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है।
58.5 ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। इस मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। ठीक है, और अगर मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया ग्राम में, ठीक है, तो W इज इक्वल टू, अगर मैंने 58.5 ले लिया तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 58.5 इन ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 विच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। कितना आ गया? 1। ठीक है, इसका मतलब 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर अगर हम ग्राम में ले लें तो वो 1 मोल सब्सटेंस होता है। एंड the 1 mole substance which is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 molecules, 23 molecules, okay? ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस इक्वल होगा कितने? इतने पार्टिकल्स के। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर 1 मोल क्या लिया है, दिस इज द 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, इसका मतलब इसमें NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो NaCl के 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, बहुत ध्यान दे दिएगा कि अगर मैंने 1 मोल को डिफाइन किया यहाँ पर तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा बेटा 1 मोल NaCl है आपके पास, ठीक है, 1 मोल NaCl है, तो 1 मोल NaCl का मतलब 6.022 into 10 to the power 23 NaCl। ठीक है, इसी में क्या होंगे? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो ये 1 मोल ऑफ Na प्लस क्या होगा? 6.022 into 10 to the power 23 Na प्लस आयंस होंगे हमारे पास, और 6.022 into 10 to the power 23 Cl माइनस आयंस होंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड बात करते हैं, भाई हमने ले लिया 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल MgCl2 हमने ले लिया, तो 1 मोल MgCl2 में क्या होगा? 6.022 into 10 to the power 23 MgCl2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पर फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। हमारे पास Mg कितना है? आपका 1 है, तो 1 मोल क्या होगा? 1 मोल Mg2 प्लस होगा एंड देयर इज 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस। ठीक है, 2 मोल हमारे पास Cl माइनस है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 6.022 into 10 to the power 23 Mg2 plus and 2 into 6.022 into 10 to the power 23 Cl minus। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 मोल्स हो गए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके डबल हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है 1 मोल ऑफ AlCl3 molecules। This 1 mole of AlCl3 molecules is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 AlCl3 molecules। ठीक है, and this contain Al3 plus and 3 Cl minus, and 3 Cl minus is 3 mole, 3 moles of Cl minus and the 1 mole of Al3 plus, and this is equal to 6.022 into 10 to the power 23 Al3 plus and 3 into 6.022 into 10 to the power 23 Cl minus। क्लियर हो गई बात? तो ये बात मैंने किया मोल की। ठीक है, तो मोल हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ इसके आगे, अगर मोल की बात हो गई तो एक दूसरा टर्म हमारे पास आता है विच इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से लिखते हैं, दिस इज काई। ठीक है, इसको बहुत से लोग एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स वैक्स नहीं होता, ये काई होता है। ठीक है, काई से हम लोग इसको लिखेंगे। ये होता क्या है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में बेटा हमारे पास एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी।
there is Na is the moles of A and Nb is the moles of B। ठीक है, हमने A और B को लिया और A और B के Na और Nb मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B मोल्स को मिक्स करके हमने एक सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, और जब हमने सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो ये सारे मोल्स इसी के अंदर है। क्लियर? अब हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ A in this solution and how many fraction of the B in this solution in terms of the mole which is known as the mole fraction। ओके, तो हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A which is the chi A is equal to क्या हो जाएगा, is equal to हो जाएगा moles of A upon total moles, moles of A upon total moles। ठीक है, it means chi A is equal to Na upon Na plus Nb। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया और हम सेकंड बात करते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, this is the chi B which is equal to moles of B divided by total moles, so chi B is equal to Na upon Na plus Nb, this is the second equation। ठीक है, अगर हम बात करें chi A plus chi B, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो भाई these are the fractions। ठीक है, और इन फ्रैक्शंस को मैंने ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे chi A को फाइंड करना है तो 1 माइनस chi B कर देंगे, और chi B को फाइंड करना है तो 1 माइनस chi A कर देंगे, मींस chi A प्लस chi B इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है, इन केस हमारे पास 3 कंपोनेंट हो जाते हैं A, B एंड C। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड अनदर टर्म इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C। ठीक है, एंड इफ वी फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, देन देयर इज Na upon Na plus Nb plus Nc, Nc इज द थर्ड टर्म। ठीक है, जो C होगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B को फाइंड करूंगा तो मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ A, यहां पर अगर B निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ B, दिस इज द मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालेंगे तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इट मींस Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। एनी डाउट? The next concentration term is molarity। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो भाई सोल्यूट जो होता है विच इज Nb, मोल्स सेकंड कंपोनेंट इज B एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज B, मींस M इज इक्वल टू Nb अपॉन V, बट V इन लीटर। ठीक है, मैंने बोला if V इज इक्वल टू 1 लीटर, अगर V कितना है, V 1 लीटर है तो क्या हो जाएगा, V 1 लीटर होगा तो M इज इक्वल टू Nb हो जाएगा। मतलब यहां पर मोलारिटी किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो हमें एक डेफिनेशन मिल गई, मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उसको हम मोलारिटी बोलते हैं। बहुत इजी है, 1 मोल कोई चीज को ले लो, 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो 1 मोल किसी चीज की ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में मिला दीजिए।
बन गया वो चीज़। खैर इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोलर, या उसी को और हम क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, या इसी को बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा और हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं आपको। हमारे पास मोलारिटी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोलारिटी इज इक्वल टू दिया है एनवी अपॉन वी, बट वी किस में बेटा, इन लीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू एनवी अपॉन वी, इस वी को मैंने कर दिया इन ml, और जब ml में किया तो 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके आगे बात करता हूं मैं। दिस इज द एनवी एंड दिस इज द मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, दिस इज द मोल्स ऑफ सल्यूट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू WB अपॉन m डैश b, m डैश b, it means mass of solute upon molecular mass of solute, okay, mass of solute upon molecular mass of solute। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB into 1000 which is divided by m dash b into V, and V in ml, okay, this is the formula of मोलारिटी, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर मुझे कोई भी 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, क्या करना है, 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम उस सब्सटेंस के 1 मोल को लेंगे, 1 मोल को लेंगे, और उस 1 मोल को हम सोल्यूशन को, मतलब 1 मोल सब्सटेंस को लेंगे, और उस 1 मोल सब्सटेंस को मिला के वाटर में या लिक्विड में मिलाने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद उसके सोल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर मेंटेन कर देंगे, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। 1 मोलर सोल्यूशन होगा 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अगर मुझे बोला गया कि आपको ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो अगर मुझे ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ग्लूकोज के 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 मोल ग्लूकोज लेना होगा। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब हो गया 180 ग्राम ग्लूकोज मुझे लेना होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, और मैंने क्या किया, उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लिया, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास इज 180, ठीक है, और उसको मैंने ग्राम में ले लिया, और मैंने क्या कर दिया, उसको ग्राम में लेने के बाद 180 ग्राम 180 ग्राम मैंने लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद मैंने सोल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर मेंटेन कर दिया, तो वो क्या बन गया, 1 मोलर सोल्यूशन। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज NaCl है मेरे पास, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं NaCl, और मुझे बोला गया कि NaCl का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1 m सोल्यूशन बनाना है, या 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा भाई, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 58.5, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ग्राम पर मोल, ठीक है, समझ गए। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास 58.5 है, तो मैंने WB कितना ले लिया, 58.5, मतलब उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, और सोल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर कर दिया, ठीक है। तो 58.5 ग्राम इज 1 मोल, और 1 मोल 1 लीटर में है, तो ये 1 मोलर सोल्यूशन होगा। अगर इसी को मैंने 58.5 को मैंने क्या किया होता, ग्राम में लेके 2 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया होता, तो ये 1/2 मोलर हो जाता। अगर मैंने इसी 58.5 ग्राम को डिसॉल्व किया होता 500 ml में, तो ये 1 मोल को आधा लीटर वाटर में डिसॉल्व किया होता था, तो ये 2 मोलर सोल्यूशन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोलारिटी के बाद हम लोग एक दूसरा कंसंट्रेशन टर्म आता है, हम उसकी बात करते हैं, और वो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वो कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी विच इज स्मॉल m,
ठीक है, मोलालिटी विच इज स्मॉल m, ठीक है। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू number of moles of solute upon mass of solvent in kg, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा किलोग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिस इज Nb एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम विच इज द Wa। तो स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल टू Nb अपॉन Wa एंड Wa इन किलोग्राम, ठीक है। तो Wa क्या है? वो किलोग्राम में है। W किस में है? किलोग्राम, ठीक है। मोलालिटी इज इक्वल टू Nb अपॉन Wa इन ग्राम, ठीक है। मैंने आपको बोला इफ Wa इज मास ऑफ सॉल्वेंट, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम, if mass of solvent is 1 kilogram then small m molality is equal to Nb, मतलब मोलालिटी क्या हो गया? दिस मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके। मींस हमें एक डेफिनेशन पता चल गई कि मोलालिटी इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं? दैट इज द मोलालिटी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ मोलालिटी? यूनिट ऑफ मोलालिटी मोल पर किलोग्राम, मोलल हम लोग बोलते हैं इसको, मोल पर किलोग्राम और मोल किलोग्राम इनवर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये Nb क्या है, तो बेटा Nb, या अगर हम बात करते हैं कि किलोग्राम को मैंने ग्राम में रख दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो किलोग्राम में नहीं दिया होगा सॉल्वेंट हमारे पास, हमारे पास ग्राम में ही दिया होगा। तो क्या हो जाएगा? मोलालिटी इज इक्वल टू Nb अपॉन Wa एंड Wa इन ग्राम देन 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगेन देखते हैं Nb is equal to Wb and m dash b, Wb and m dash b। देन इस वैल्यू को उठा के हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? दिस मोलालिटी इज इक्वल टू Wb into 1000 which is divided by m dash b and Wa in gram। This is the molality, this is the molality, ठीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute upon volume of solution in liter, ठीक है। आपने क्लास if volume is equal to 1 liter, if volume is equal to 1 liter then normality is equal to number of moles, number of gram equivalent, number of gram equivalent of solute। मीन्स इससे हमें डेफिनेशन मिल गई। वो डेफिनेशन क्या मिल गई कि अगर 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स या जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है वही क्या है? नॉर्मेलिटी है। मीन्स नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज number of gram
gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट mass of solute, means normality, this WB and this is E, means normality is equal to WB divided by E into V, and V in liter. If V in ml, then normality is equal to WB into 1000 divided by E into V, V in ml। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी और मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास आएगा नॉर्मेलिटी इक्वेशन, दूसरा हमारे पास आएगा मोलारिटी इक्वेशन। ये इक्वेशंस का यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ये क्या है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, इधर क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी आपको दे दिया कि कोई x नॉर्मेलिटी का 10 ml ले लिया है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम को मैंने 20 ml किया, तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो हम इस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे सेम फॉर द मोलारिटी। ठीक है, एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज आप अपने प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, वेयर द N1 and N2 are the number of moles of reactant 1 and the reactant 2 respectively in the balanced equation। अगर आपके पास एक कोई बैलेंस इक्वेशन दी गई है, रिडॉक्स इक्वेशन दी गई है, उसमें कितना मोल वन कंपोनेंट का है, कितना मोल सेकंड कंपोनेंट का है, वो N1 और N2 हो गया, और बाकी M1V1 is equal to M2V2। Then next, if V1 ml of a solution of normality N1, V1 ml of a solution with normality N1, ठीक है, is mixed with V2 ml of solution with normality N2। ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी N1 है, दूसरा सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है और नॉर्मेलिटी N2 है, आपने इसको मिक्स कर दिया, देन व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन इज N3 एंड N3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी के लिए हो गया। एंड सिमिलरली फॉर मोलारिटी, if V1 ml of volume first component and its molarity is M1 and V2 ml is the volume of second component and molarity is M2, then what is the molarity of resultant solution if both the components are mixed? Then the molarity of resultant solution is M3, and this M3 is equal to M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2. This is the molarity of resultant solution। अब हम लोग तीन टर्म पढ़ेंगे, जो कंसंट्रेशन के तीन टर्म है रिप्रेजेंटेटिव वे में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज W by V, परसेंटेज V by V वॉल्यूम परसेंटेज, एंड परसेंटेज W by W इज मास परसेंटेज। ठीक है, ये W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये
ये बता रहा है सल्यूट को, और ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है सॉल्यूशन को। ठीक है, ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सल्यूट के वॉल्यूम को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, सॉल्यूशन को। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, सल्यूट के मास को, और ये क्या बता रहा है, सॉल्यूशन के मास को। इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे जब तक हम कोई एग्जांपल नहीं लेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, और वो एग्जांपल क्या है, सपोज 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगर 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम्स ग्लूकोज इज द सॉल्यूट एंड V इज द सॉल्यूशन। तो ये ग्राम में है और ये वॉल्यूम हो गया। तो 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन परसेंटेज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी की यूनिट चेंज करके हम बात कर सकते हैं कि 10 किलोग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml को मैंने लीटर में कर दिया ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर W है और यहां पर V है, तो W/V। अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, ले लिया सपोज 20% V/V, 20% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 20 ml इथेनॉल किसमें है, 100 ml सॉल्यूशन में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो 20 ml को मैंने क्या कर दिया, लीटर बोल दिया। मैंने कहा 20 लीटर्स ऑफ इथेनॉल इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों क्या है, मास परसेंटेज में है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सपोज 20% यूरिया सॉल्यूशन, तो 20% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया, यूरिया इज अ सॉल्यूट, 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी को नेक्स्ट दूसरे तरीके से यूनिट चेंज करके भी बोल सकते हैं कि 20 किलोग्राम ऑफ यूरिया इन 100 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन भी बहुत सारी जगह क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगा। तो पार्ट्स पर मिलियन का यूज तब हम करते हैं जब बहुत ट्रेस अमाउंट में हमारे पास कोई सॉल्यूट होता है। ठीक है, जब बहुत ट्रेस अमाउंट में कोई हमारे पास सॉल्यूट है तो उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ठीक है, कि वो 1 मिलियन में कितना होगा। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हमें क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू क्या करना होगा हमें, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन total number of parts of all component in solution into 10 to the power 6। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन को फाइंड कर सकते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पार्ट्स पर मिलियन मींस ppm, पार्ट्स पर मिलियन मींस ppm। तो ये जब ट्रेस अमाउंट में हमारे पास कोई भी सॉल्यूट होगा, बहुत कम क्वांटिटी में कोई भी सॉल्यूट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन यूज करना है कंसंट्रेशन टर्म में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट्स के कितने पार्ट्स हैं और इनटू कर देंगे हम 10 टू द पावर 6 से, तो ये आ जाएगा ppm। तो ये जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, जितना भी मैंने समझाया, ये क्या था, ये कंसंट्रेशन टर्म था। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।